नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी के एमसीक्यू करेंगे। जो मैंने आपको पॉलिटी के 10 वीडियो पढ़ाए हैं उसमें से छठे वीडियो तक का एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड है। आप डेली टारगेट सीरीज पॉलिटी में जाकर के पीडीएफ प्लेलिस्ट में जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, सारे के सारे पहले के वीडियोज़ को। जो वीडियो नंबर 7, 8, 9 और 10 है उसके एमसीक्यू आज हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि करें। इस सेट में 80 एमसीक्यू हैं, जितना तक जाएगा उसको हम लोग एक वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। आपका एग्जामिनेशन 10 सितंबर को है, तो कोशिश कीजिएगा कि जो मैं एमसीक्यू आपको करवाऊं उसका आप अपने आप से आंसर निकालें। उसके पश्चात मैं जब आंसर बताता हूं तो उसको भी सुनें। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। प्रीलिम एग्ज़ाम अगर आपको पास करना है तो एक टारगेट ज़रूर रखिएगा, भले ही किसी भी कैटेगरी से हो, कि मैं 95 से 100 प्लस स्कोर करूं कम से कम, जिससे आपका सेफ स्कोर एक हो जाए और आप पीटी पास करने के मुहाने पर कम से कम पहुंच जाएं। भले ही कैसा भी पेपर हो, लेकिन आपको एक टारगेट रखना चाहिए कि मुझे इससे ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करना है। अगर अभी से टारगेट रखेंगे तो उस हिसाब से आप मेहनत भी करेंगे और सही रहेगा एक टारगेट के हिसाब से मेहनत करना। पॉलिटी सबसे आसान और बोनस वाला सब्जेक्ट होता है। इसमें जो मैं आपको आंसर का एमसीक्यू करवाऊंगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा, और कुछ बहुत ही आसान एमसीक्यू होंगे, कुछ कठिन एमसीक्यू होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के एमसीक्यू होंगे। पहला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनेशन के प्रेशर में आप कन्फ्यूज हो जाएं। बहुत ही आसान सवाल है। 1992 पंचायती राज को 73rd संशोधन के द्वारा इसको संविधान में शामिल किया गया था। और 74th कौन सा है, तो ये है आपका नगर पालिका के लिए इसको बनाया गया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किस भाग में जोड़े गए थे। ये सवाल बीपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका है। यूपीपीएससी वालों ने भी पहले वाले पैटर्न में इस सवाल को पूछा है। यूपीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 9 में जोड़ा गया है। भाग 9 के ए में क्या है, तो यहाँ पर नगर पालिका की चर्चा की गई है। मैंने जो आपको पढ़ाया हुआ है पंचायती राज, पिछले 10वें वीडियो में मैंने पंचायती राज ही आपको पढ़ाया था। उस दौरान मैंने समझाया था आपको कि पंचायत तो पहले से ही थे देश में, लेकिन उनको संविधान का दर्जा, संवैधानिक बॉडीज़ का दर्जा कब दिया गया है, तो 1992 ईस्वी में दिया गया है। निम्न से कौन सी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो सबसे अंतिम जो सिंघवी समिति वो है एलएम सिंघवी समिति। इसका ईयर आपको मैंने पढ़ाया है, कृपया याद हो तो ज़रूर ही बताएं। और बलवंत राय मेहता से लेकर के एलएम सिंघवी समिति तक जो है सारी समितियों का नाम एक बार मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे आपको भी याद हो जाए और आपका रिवाइज भी हो जाए। 73rd संविधान संशोधन के तहत पंचायत के लिए कितने विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ कि 11वीं जो शेड्यूल है उसमें कितने सब्जेक्ट बना करके रखे गए हैं। राज्यों के अपने अपने यहाँ पर एक्ट है पंचायती राज का, उसके जरिए उन्होंने पंचायतों को कुछ ज़्यादा कुछ कम शक्तियाँ दी है, लेकिन 11वीं अनुसूची में कितनी शक्तियाँ दी गई हैं इसके बारे में चर्चा किया गया है। कितने सब्जेक्ट पर उनको अधिकार दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट की बात की गई है। और इसी प्रकार के सवाल आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। तो ग्राम सभा क्या करती है, तो नीतियां तय करती है और जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम करती है ग्राम सभा। ये इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए कर लगाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल हो जाएगा। अगर आपके सामने से मैंने ऑप्शंस हटा दिए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 243H के तहत में 243H के तहत पंचायतों की शक्ति प्राप्त है कि वित्तीय संसाधन जुटा सकता है वो। इसका आंसर बी फॉर बम्बई हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है, तो नगर पालिका की व्यवस्था से संबंधित है। 73 के द्वारा लोकल बॉडीज़ में संविधान पंचायतों की चर्चा की गई है, ग्रामीण स्तर पर लोकल बॉडीज़ की। और 74th जो अमेंडमेंट है इसके द्वारा शहरी स्तर पर लोकल बॉडीज़ की चर्चा की गई है, जिसको कहा जाता है नगर पालिका। ओके। 74 संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय 12वीं अनुसूची में बनाए गए हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं पंचायतों के लिए, वहीं पर नगर पालिकाओं के लिए कम विषय बनाए गए। 12वीं अनुसूची में मात्र 18 विषय दिए गए हैं इन्हें, जिस पर ये काम कर सकते हैं। मात्र 11 सब्जेक्ट को म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए शामिल किया गया है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सी समिति ने शहरी स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देने की सिफारिश की थी। बहुत ही ज़्यादा कठिन ये सवाल हो जाएगा अगर प्रीलिम एग्जाम पूछा जाता है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड गिविंग मोर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू अर्बन लोकल बॉडीज। किसने किया? तो जाकिर हुसैन समिति ने। और जब मैंने पंचायती राज पढ़ाया है, इसका ईयर आपको बताया है, कृपया मुझे बताएं जाकिर हुसैन समिति के बारे में। उस दौरान मैंने आपको ये भी कहा था कि पंचायतों से जुड़ी हुई सारी समितियां आप याद करते हैं, लेकिन लोकल बॉडी से जुड़ी हुई एक समिति है जिसका नाम है जाकिर हुसैन समिति, और आप इसको कभी भी पढ़ते नहीं हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। नगरपालिका व्यवस्था के तहत कितने प्रकार के स्थानीय शहरी निकायों का प्रावधान किया गया है? तो 3 प्रकार के स्थानीय शहरी निकायों का प्रावधान किया गया है। 3 प्रकार के स्थानीय शहरी निकाय बनाए जाते हैं। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद नगरपालिका के लिए वित्तीय संसाधन के आवंटन हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? मैंने आपको समझाया था कि जिस प्रकार से वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के तहत में केंद्र और राज्य के बीच में फाइनेंस संसाधनों के बंटवारा को लेकर के, वित्त के बंटवारा को लेकर के रिकमेंडेशन देती है और एक आयोग बनाया जाता है संविधान के तहत में। उसी प्रकार से जो राज्य वित्त आयोग होता है उसका काम क्या होता है? तो लोकल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस प्रकार से करों का बंटवारा होगा उसके बारे में काम करने का अधिकार इसी को दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 243 वाई के तहत में ये राज्य वित्त आयोग के गठन से संबंधित है और ये एक संवैधानिक बॉडी है और ये एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना जाता है राज्य वित्त आयोग को। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद का प्रमुख कार्य क्या होता है? जिला परिषद जो होता है वो क्या काम करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसको कहा जाता है। तो ये जिले के समग्र विकास योजना की निगरानी और विकास योजना को बनाने, नीतियां निर्माण के लिए भूमिका निभाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 73 संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का कार्यकाल कितना तय किया गया है? तो 5 वर्षों का तय किया गया है। अगर मान लीजिए बीच में इसका विघटन हो जाता है, कोई मुखिया बनता है और 2.5 साल तक रहता है, उसके पश्चात उसको पद से हटना पड़ता है, तो जो नया चुनाव होगा उसके बाद ये मात्र 2.5 साल के लिए ही काम करेंगे, फिर से 2.5 वर्ष के पश्चात से इलेक्शन होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए अनुसूचित जाति एससी और एसटी और महिलाओं के लिए सीट के आरक्षण से संबंधित है? तो 243 डी है जो आरक्षण से संबंधित है। पंचायतों में महिला, एससी, एसटी और महिला के लिए ये संबंधित है। धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं ताकि आप इसको बार बार रिवाइज भी कर सके आसानी से और आपके दिमाग में जाए जल्दी से। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करा के भाग जाऊँगा, आपके समझ में ही नहीं आएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। 74 संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए नगरपालिकाओं में कितने % सीटें आरक्षित की गई है? तो 33% सीटें जो हैं 1/3 सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 243 ए के तहत में, और हर वर्ष ही पंचायतों से जुड़े हुए एक आध अनुच्छेद बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम पूछा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न से कौन सी समिति ने जिला परिषद को ग्रामीण विकास का केंद्र बिंदु बनाने की सिफारिश की थी कि जिला परिषद को ग्रामीण विकास का आप केंद्र बना दीजिए जिससे पूरे गांव का विकास जिला के हाथों में केंद्रित हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा GV राव समिति ने ये रिकमेंड किया था। ये काफ़ी ज़्यादा कठिन सवाल हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आएगा तो यकीन मानिए आप इसको हल नहीं कर पाएंगे आसानी से। इसका आंसर सी हो जाएगा। नगरपालिका व्यवस्था के तहत महानगरपालिका का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है बड़े शहरों में शहरी नियोजन बुनियादी ढांचों का विकास जो है नगरपालिका व्यवस्था के तहत महानगरपालिका का काम यही होता है। 73-74 संविधान संशोधन के तहत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए गठित किया जाता है? स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए जिला योजना समिति बनाया जाता है ताकि लोकल बॉडीज जो हैं ये और भी ज़्यादा एम्पावर्ड हो जाएं। निम्न से कौन सा विषय 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? शहरी नियोजन, पेयजल, कृषि, अग्निशमन सेवाएं। तो कृषि जो है ये अर्बन बॉडीज़ के काम में नहीं आते हैं। 12वीं अनुसूची में कृषि को स्थान नहीं दिया गया है और 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं से संबंधित है। अगला सवाल है, किस नंबर के भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत में की गई है? तो आर्टिकल 324 के तहत में कहा गया है कि एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत सरकार नहीं लिखा जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी, भारत सरकार नहीं लिखा जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, ये आपसे पूछा गया है। कितने वर्ष या कितने आयु तक रहते हैं वो? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। 665 होता है, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनके लिए 662 होता है, क्योंकि यहाँ से रिटायर होकर के, यहाँ से हट करके वो यूपीएससी के मेंबर बनने के लिए योग्य होते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नहीं है? तो करों का वितरण तय करना, ये दरअसल में किसका काम है? तो ये वित्त आयोग का काम है, न कि कैग का काम है। कैग का काम कोई भी कार्य घटित होने के पश्चात आता है, घटित होने से पहले कभी भी कोई कैग का काम नहीं होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होंगे, ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश जो हैं वो इस पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत में किया गया है? तो आर्टिकल 280 के तहत में कहा गया है कि एक फाइनेंस कमीशन होगा, एक फाइनेंस कमीशन होगा जिसका काम क्या होगा? तो जिसका काम होगा केंद्र और राज्यों के बीच वित्त बंटवारे को देखना, और राष्ट्रपति के द्वारा इसको गठित किया जाता है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीएससी के कार्यों में क्या शामिल नहीं है? तो आदिवासी क्षेत्रों में विकास योजनाओं की निगरानी, ये एसटी कमीशन का कार्य होगा, न कि एससी कमीशन का। छोटे छोटे चीज़ों पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो एग्जामिनेशन में भी आप गलत करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछा गया है, शेड्यूल ट्राइब का इसका बिल्कुल भी काम नहीं होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक बॉडी है। एक्ट के द्वारा इसको गठित किया गया है। इसके संविधान में कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई, हालांकि समय समय पर मांग की जाती है कि इस बॉडी को भी संवैधानिक बना देना चाहिए। भारत के अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास में है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल को नियुक्त किया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। और ये इन्हीं के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और आपको पता होगा कि भारत सरकार के कानून से जुड़े हुए मुद्दों पर सलाह देते हैं और भारत सरकार के वकील होते हैं। राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। सदन की बैठक में, दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते हैं। इसका उत्तर बी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये भी मैंने आपको समझाया कि यूपीएससी का 665 होता है, क्योंकि इसके बाद पद का अंत हो जाता है, रिटायर हो जाते हैं आप संपूर्ण रूप से। लेकिन स्टेट पीसीएस कमीशन से अगर आप रिटायर होते हैं, मतलब हटते हैं, उस पद से हटते हैं, तो आप यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। तो 662 होता है इसका, तभी यहाँ से हट करके 665 में जाएंगे वो, क्योंकि वहाँ पर 3 वर्ष उम्र ज़्यादा होता है। समझने का प्रयास करेंगे तो कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी समिति संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी का स्थापना से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए। 315(4) में जेपीएससी की बात की गई है, जेपीएससी की बात की गई है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कैग को लोकतंत्र का प्रहरी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच कर सकता है, सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच कर सकता है और धन अपव्यय को, यानी कि धन का दुरुपयोग जो होता है उसको रोक सकता है या उस पर सवाल खड़ा कर सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, लोक लेखा समिति, उसके साथ मिल करके वो काम करती है और सरकार में ट्रांसपेरेंसी को बहाल करने में अहम भूमिका निभाती है वो। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा 105वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पहले ये काम भी किसके द्वारा किया जाता था? तो जो एनसीएससी है, यानी कि एससी के लिए जो बॉडी काम करती है, उसी के द्वारा पहले ये भी काम किया जाता था। इसको बाद में 105वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 ईस्वी में इसको अलग किया गया है। निम्न से कौन सा कार्य एनएचआरसी का नहीं है? ये पूछा जा रहा है आपसे। मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, जेल और हिरासत केंद्रों का निरीक्षण करना, प्रत्यक्ष दंडात्मक कार्रवाई करना, मानवाधिकार जागरूकता को बढ़ावा देना। तो प्रत्यक्ष दंडात्मक कार्रवाई कभी भी एनएचआरसी के द्वारा नहीं किया जाता है। इसको सिविल न्यायालय की शक्तियाँ जरूर प्राप्त है, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त है,
लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर दंड देने का काम ये नहीं कर सकती है। ये समन कर सकती है, बुला सकती है, सबूतों की मांग कर सकती है, जांच करवा सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर दंड का काम ये नहीं कर सकती है। ओके, अगला सवाल है कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों का अंतराल पर किया जाता है? तो 5 वर्षों का अंतराल पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन गठन किया जाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 280 के तहत में गठित की जाती है। ओके, अगला सवाल है कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो 338 ए के तहत में एसटी कमीशन जो है ये काम करती है और यह एक संवैधानिक बॉडी है। भारत के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर से पहले सवाल में भी यहाँ पर गलती है कि भारत के महाधिवक्ता नहीं होता, राज्यों के महाधिवक्ता होते हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये राज्यों के महाधिवक्ता के बारे में बात कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल होते हैं केंद्र सरकार के, ये एडवोकेट जनरल होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा निकाय स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका के लिए वित्तीय संसाधन की सिफारिश करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वित्त आयोग। और ख़ास तौर से राज्य वित्त आयोग का ये काम होता है कि वो राज्य और राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में आवंटन को बता सके। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वित्त आयोग जो है ये सभी बॉडीज़ के लिए भी रिकमेंड करती है, खासतौर से राज्यों के लिए और केंद्र के बीच में वित्त के आवंटन में कई बार ये भी जोड़ देती है क्लॉज कि कहाँ पर किस प्रकार के पंचायतों के द्वारा अच्छे काम किए जा रहे हैं, कहाँ पर जनसंख्या अच्छी काम कर रही है, कहाँ पर वन प्रदेश ज़्यादा हैं। इस प्रकार के चीज़ों को भी शामिल कर लिया जाता है। दरअसल मुख्य काम ये वित्त आयोग का होता है। स्वीप प्रोग्राम किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो स्वीप प्रोग्राम भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है, जो निर्वाचन में सुधार को लेकर के भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा निकाय संसद बोलने का अधिकार रखता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं रखता है? तो यह कौन है? तो यह अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी जिनको कहा जाता है, तो महान्यायवादी जो हैं वो बोलने का अधिकार दोनों सदन में रखते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन कभी भी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत में की जाती है? तो 352 के तहत में की जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों से कितने समय के भीतर अनुमोदित करना होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल को 1 महीने के भीतर अनुमोदित करना दोनों सदन से जरूरी होता है। 1 महीने के भीतर आपको उसको प्रस्ताव को पारित सदन से करवाना पड़ेगा। 1978 के 44वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं? आपको मैंने समझाया भी था ये किस्सा कि सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। तो वो जब जेल से निकले तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल के जो प्रावधान है उसको ज़रा कमज़ोर किया जाए। तो उस दौरान उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नहीं किया जाएगा। सारे आर्टिकल निलंबित हो सकते हैं, आर्टिकल 19 भी निलंबित हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होगा। ये संविधान में संशोधन करके प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 की घोषणा को अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। वहीं पर राष्ट्रीय आपातकाल को एक एक साल करके अनंत समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? भारत में कभी भी इसकी घोषणा नहीं की गई है। 300 आर्टिकल 60 में इसकी चर्चा की गई है। निम्न से कौन सा आधार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए नहीं है? युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी को लेकर कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं हो सकता है। इमरजेंसी, इकोनॉमिक इमरजेंसी हो भी सकता है, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। एसआर बोमई बनाम भारत संघ 1994 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा का अधीन है। यही इसमें रिकमेंड किया गया था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। एसआर बोमई 1994 का वाद मैंने आपको लेक्चर के दौरान डिटेल में समझाया था। कृपया जाकर के लेक्चर भी देखें। जब कोई आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट देता है तो आप उसको फिर प्रमोट नहीं करते हैं, उसको मोटिवेट नहीं करते हैं। फिर अभी मैं उस पर पेड कर दूंगा उसको, बहुत सारे बच्चे परचेज करने आ जाते। यही कारण है कि फ्री में आपको कंटेंट बहुत कम मिलेगा यूट्यूब पर। जेन्युइन कंटेंट, भाषणबाजी वाले कंटेंट तो खूब सारे होते हैं गुरु, वो इसी कारण से नहीं दिए जाते क्योंकि बच्चे फ्री का समझते हैं कि ऐसे ही होगा वो।
बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं। आप उसको देखिएगा वीडियो के लेक्चर को, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना कुछ आपने सीखा है। ठीक है, उसके पश्चात अगर आप MCQ देखेंगे तब आपको सही लगेगा, याद भी होगा। केवल MCQ से तैयार मत कीजिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो MCQ में कवर नहीं हो पाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यही सवाल अगर प्रीलिम एग्जाम में आ जाए ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 में से 4 बच्चे मैक्सिमम इसको सही कर पाएंगे। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, 60% बच्चे इसको गलत करके आएंगे। SR बोमई बनाम भारत संघ 1994 मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था, अगर ये प्रीलिम एग्जाम पूछ लिया जाए तो अधिकांश बच्चे इसको गलत करके आ जाएंगे। इसका आंसर बी फॉर बम्बई हो जाएगा। केंद्र से राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1983 में किया गया था। 1983 में किया गया था सरकारी आयोग का गठन, और ये सवाल BPSC प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्न से कौन सी समिति ने अंतर राज्य परिषद के अस्थायी गठन की सिफारिश की थी कि अंतर राज्य परिषद का अस्थायी गठन कर देना चाहिए? राजमन्नार समिति ने किया था, और उस दौरान मैंने आपको ये भी समझाया था कि राजमन्नार समिति जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा गठित नहीं की गई थी, बल्कि ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित की गई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों में से कितने समय के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक होता है? तो राष्ट्रपति शासन को आपको सदन से 2 महीने के भीतर अनुमोदन लेना होता है। आप मुझे बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल ज़्यादा इम्पोर्टेंस का होगा, ज़्यादा महत्व का होगा, ज़्यादा बड़ी घटना है, या राष्ट्रपति शासन बड़ी घटना है? तो राष्ट्रीय आपातकाल बड़ी घटना है, तो उसको जल्दी से जल्दी अनुमोदन लेना होगा, तो इसलिए 1 महीने के भीतर उनको जल्दी से अनुमोदन करना होगा। भाई राष्ट्रपति शासन को ठीक है, हम 1 महीने विलम्ब से भी कर सकते हैं, 2 महीने के भीतर इसका अनुमोदन करवाना होता है। तो इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अगला सवाल है पंछी आयोग। पंछी आयोग होगा, दरअसल में पंछी आयोग होगा, पंछी आयोग होगा, मिसटाइप हो जाता है, ह्यूमन एरर। पंछी आयोग ने राष्ट्रपति शासन के संबंध में क्या सिफारिश की थी? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसने कहा था इसे पूरे राज्य के बजाय विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रखना चाहिए। इन्होंने बोला था किसी विशेष डिस्ट्रिक्ट तक आप राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए राज्यों में, पूरे राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाइए। जिस प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल अब देश के किसी एक हिस्से में या पूरे देश में लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति शासन भी देश के किसी एक हिस्से में या पूरे देश में लगाया जा सकता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब तक राष्ट्रपति शासन से मुक्त रहा है? तो छत्तीसगढ़ जो है ये अभी तक राष्ट्रपति शासन से मुक्त रहा है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्राप्त हो जाती है? तो राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती का निर्देश भी जारी कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति जी के हाथों में केंद्रित हो जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सैलरी और भत्तों में भी कटौती कर सकते हैं। अगला सवाल है केंद्र राज्य संबंध में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की सिफारिश किस आयोग ने किया था? तो सरकारी आयोग ने किया था। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को कौन सी अतिरिक्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है? तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सदन को प्राप्त हो जाती है, संसद को प्राप्त हो जाती है, और संसद को प्राप्त हो जाती है। निम्न से कौन सी समिति ने राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य सरकार की सहमति की सिफारिश की थी कि आप जब राज्यपालों को नियुक्त कर रहे हैं तो उस दौरान आप राज्य सरकार से सहमति ले लीजिए? तो ये राजमन्नार समिति ने कहा था, राजमन्नार समिति ने कहा था। और इसने ये भी कहा था कि IAS और IPS का जो पद है इसको ख़त्म कर देना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि ये संघवाद का कहीं ना कहीं कमज़ोर करते, उल्लंघन करते, केंद्र राज्य संबंधों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, मतलब बिगाड़ने में भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। राजमन्नार समिति ने कहा था ये राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 263 के तहत किस निकाय का गठन किया गया है? तो अंतर राज्य परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत में किया गया है। वेंकटचलैया आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान की समीक्षा के लिए किया गया था। वेंकटचलैया कमेटी को 1999 ईस्वी में शायद गठित किया गया है। हाँ, ये दरअसल हो क्या रहा था, तो उससे पहले सारी गठबंधन की सरकारें बन रही थी और अल्पकालिक सरकार बन रही थी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी उसी दौरान 3 बार प्रधानमंत्री बन गए, वो गुजराल साहब भी आ गए बीच में। तो ये जो सरकार बार बार गिर रहा था, आ रहा था, जा रहा था ना, इस कारण से भारत सरकार को ये देखना पड़ेगा कि हमारे संविधान में तो कोई कमी खामी नहीं है। इसी के कारण से वेंकटचलैया समिति बनाया गया संविधान की समीक्षा करने के लिए कि संविधान में तो कोई कमी नहीं है। इसने बोला कि संविधान में कोई कमी नहीं है, संविधान का पालन करने वाले लोगों में बहुत कमी है। प्रशासनिक सुधार आयोग ARC के सेकेंड ARC 1 भी बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो कमेटी है वो सेकेंड भी बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वीरप्पा मोइली ने किया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय इसको बनाया गया था।
निम्न से कौन सा प्रावधान आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित नहीं है? तो 263 जो है इसका आपातकाल से कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस तिथि को हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। ये मैंने पीटी टेस्ट में इसको पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दिया ये सवाल, नॉर्मल सवाल भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे आज़ादी के पश्चात। सर्वोच्च न्यायालय का प्रतीक चिन्ह क्या है उसका? तो अशोक स्तंभ और धर्म चक्र जो है ये उसका प्रतीक चिन्ह है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 131 में संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन डिसाइड किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य के विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े हुए जो मामले होंगे, उनके चुनाव से जुड़े हुए मामले, वो सब के सब सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आएगा। उस पर कोई भी और न्यायालय सुनवाई नहीं कर सकता है। अगला सवाल है कि बुनियादी संरचना सिद्धांत की स्थापना किस मामले में हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत 1973 में पारित किया गया था। पारित क्या मतलब फैसला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? कंप्लीट जस्टिस की अवधारणा आर्टिकल 142 है, जो सुप्रीम कोर्ट के ब्रह्मास्त्र का काम कर दी। एक प्रकार से किसी भी मामले में इसको अप्लाई किया जा सकता है। मैंने राम जन्मभूमि का मामला आपको समझाया था, जहां पर राम जन्मभूमि तो हिंदू पक्ष को दे दिया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ ज़मीन प्रोवाइड करवाया गया मस्जिद निर्माण के लिए। विशाखा दिशा निर्देश किससे जुड़ा हुआ है? तो ये यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, विशाखा गाइडलाइन जो है ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ कोई यौन उत्पीड़न होता है तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइन जारी किया था। सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? अभी वर्तमान में 34 हैं, 33 न्यायाधीश प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना किस मामले में हुई थी? तो दूसरा न्यायाधीश का मामला 1993 था, जिसमें कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय का स्थापना संबंधित संवैधानिक प्रावधान कौन सा है? तो उच्च न्यायालय का स्थापना आर्टिकल 214 के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और इसमें 90 जोड़ देंगे तो 214 हो जाएगा। तो 214 में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। भारत में सभी राज्यों में, लगभग में सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके भी एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा के एक ही हाई कोर्ट है। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान भारत में शायद 25 हैं। अगर इसमें फैक्चुअल गलत हो तो कृपया मुझे ज़रूर ही करेक्ट करें कि 25 से ज़्यादा अगर न्यायालय हो भारत में, उच्च न्यायालय, तो मुझे ज़रूर ही करेक्ट करें। मुझे उसमें कोई ऐसा नहीं हर्ज होगा। हो सकता है यहाँ पर एक फैक्चुअल एरर हो, पुराना फैक्ट आ गया हो इसमें। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? उच्च न्यायालय 226 के तहत में रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त करती है। तो आर्टिकल 226 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी किया जा सकता है? तो कौन सा रिट है? तो हेबियस कॉर्पस, मंडमस और उत्प्रेषण, ये सभी के सभी जारी किए जा सकते हैं। किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय के द्वारा भी। और आर्टिकल 32 है दरअसल में ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा ये सारे के सारे रिट जो हैं ये जारी किए जा सकते हैं। उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 227 में इसको पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र मिला हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सुपरविजनरी न्यायालय का इसका शक्ति प्राप्त होती है। राह दिखाने वाला न्यायालय एक प्रकार से कह सकते हैं। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते या प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 141 में ये लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के सभी न्यायालयों पर बाध्य होते हैं। उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 235 अनुच्छेद इससे संबंधित है। निम्न से कौन सा उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थापित हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको पता होगा 1773 ईस्वी के पश्चात ही कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बाद में भी सबसे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय की ही स्थापना हुई है। सबसे पहले देश में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बना था? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में कलकत्ता में ही बनाया गया था। अगला सवाल है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC को असंवैधानिक घोषित करने वाला फैसला किस वर्ष आया था? तो ये फैसला 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि इसका आंसर बी हो जाएगा कि ये आर्टिकल 50 का उल्लंघन करता है, इसीलिए फैसला दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार
अधिकार क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को कई सारे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जो है सलाहकार का काम भी करता है, सलाह भी देता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। ये मैंने आपको 80 MCQ करवाए हैं 29 मिनट के करीब में। सारे के सारे MCQ इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपको वीडियो 6, 7, 8, 9 और 10, 7, 8, 9 और 10, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ, 7, 8, 9 और 10 जो वीडियो पढ़ाया है उसके मैंने MCQ करवाए हैं। मैक्सिमम सवाल आपके यहीं से पूछे जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।